तो फिल्म की शुरुआत न्यूयॉर्क से होती है, जहाँ जंग का समा है। ईवा खिड़की से ये सब देख रही थी और तभी एक जोरदार धमाके ने सब खत्म कर दिया उसकी आंखों के सामने। तभी कोई उसका हाथ पकड़ते हुए खींचकर उसे नीचे बेसमेंट की तरफ ले गया। हर तरफ अफरा तफरी मची थी, सब जान बचाने को भाग रहे थे। ईवा का हाथ पकड़ने वाला इंसान उसे खींचकर एक बंकर में ले गया। यहाँ एक आदमी ने इनके आने के बाद ये बंकर बंद कर दिया और फिर उसे टेप से सील भी कर दिया ताकि बाहर से आने वाली रेडिएशंस उनको नुकसान न पहुंचाएं। बाहर से लगातार लोगों की चीखने पुकारने की आवाजें आ रही थी। ये बंकर माइकी का था और माइकी ने ही बनाया था, जिसे पहले ही ऐसी किसी आफत का अंदाजा था। वो यहाँ मौजूद 6 लोगों को बताता है कि अगर किसी ने यहाँ से बाहर जाने की कोशिश की तो वो जलकर राख हो जाएगा, क्योंकि बाहर इस बड़े ब्लास्ट की वजह से टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया था। रेडिएशंस ने अगर उनकी बॉडी पर असर कर दिया तो ये लोग हैंडीकैप भी हो सकते हैं और पागल भी। अभी वो यही बात कर ही रहा था कि एक और बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, जिसकी वाइब्रेशन से इस बेसमेंट की छत भी गिर गई। बाहर का हाल इससे भी ज्यादा बुरा था। कोई नहीं जानता था कि किसको कितने वक्त के लिए यहाँ रहना पड़ेगा। ज्यादा वक्त रुकने का सुनकर एक वेंडी नाम की बच्ची पैनिक हो जाती है और बाहर जाने की जिद पर उतर आती है। तो माइकी उसे धमका देता है। सब पूछते हैं कि हम यहाँ करेंगे क्या। तो माइकी कहता है, अगर तुम सबको जिंदा रहना है तो बस तुम्हें मेरी बात माननी है। मैं पहले भी नागासाकी की जंग में ऐसी सिचुएशन में रह चुका हूँ। ईवी और सभी लोग बाहर की दुनिया से कांटेक्ट करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन इनके मोबाइल्स में ना तो सिग्नल आ रहे थे और अगर कभी भूल गए सिग्नल आ भी जाता था तो बाहर शायद कोई बचा ही नहीं था जो इनकी किसी भी मैसेज या कॉल का रिप्लाई करता। यहाँ पर एक ब्लैक अमेरिकन भी था जिसके पास एक रेडियो फोन था और वो लगातार बाहर से किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश में लगा रहता था, लेकिन कभी किसी ने रिप्लाई नहीं किया। इन्हें काफी दिन यहाँ पर गुजर गए। सब यहाँ रहते रहते बोर हो गए। जॉश और बॉबी तो बहुत ज्यादा। इन दोनों ने फैसला किया कि वो यहाँ का दरवाजा तोड़कर बाहर चले जाएंगे, लेकिन माइकी ने इन्हें मारने की धमकी देकर इन्हें रोक दिया, इसीलिए वो दरवाजा नहीं तोड़ते। जॉश यहाँ का आम खाना खा खा कर थक गया था, इसलिए उस समय आज उसने खाना भी फेंक दिया, जिससे माइकी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। कोई नहीं जानता था कि यहाँ कितने दिन रुकना पड़ जाए। अगर खाने की कमी हो गई तो ये लोग अभी इस बहस में ही लगे थे कि अचानक इन्हें अपने बंकर के दरवाजे के बाहर से कुछ आवाजें आना शुरू हो गई। ऐसी आवाजें जैसे कोई इस बंकर को तोड़ रहा हो। सभी खुश हो गए कि आखिर बाहर जाने को मिलेगा। पूरा दरवाजा तोड़कर 5 सोल्जर्स अंदर आए, जिन्होंने प्रोटेक्शन सूट भी पहना हुआ था, क्योंकि बाहर की दुनिया में अब ऐसे निकलना पॉसिबल नहीं रहा था। रेडिएशन से बचने के लिए ये प्रोटेक्शन सूट पहनना जरूरी हो गए थे। वो आते ही यहाँ पर जल्दी से वेंडी को पकड़ लेते हैं और उसकी गर्दन में कुछ इंजेक्ट कर देते हैं, जिसके बाद इन्होंने वेंडी को बैग में रखा और वो उसे यहाँ से ले जाने लगे। हालांकि वेंडी की मॉम अपनी बेटी को बचाने की बहुत कोशिश करती रही, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो गईं। 2 सोल्जर्स तो उस बच्ची को यहाँ से ले गए थे और 3 सोल्जर्स यहीं पे थे। उनका इरादा इन सबको मारने का लग रहा था, इसीलिए पहले इन्हीं लोगों ने मिलकर इन तीनों सोल्जर्स को मार दिया। इस टाइम वेंडी की मॉम की हालत भी बहुत ज्यादा खराब थी। वो खुद भी बाहर जाना चाहती थी, इसीलिए वो फौरन उठती है और टेप उतारते हुए ये दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन सारे उसे रोककर एक कमरे में बंद कर देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ये दरवाजा ज्यादा देर तक खुला रह गया तो रेडिएशंस अंदर आ जाएंगी और ये लोग भी जिंदा नहीं बचेंगे। खैर, दरवाजे को दोबारा सील करने के बाद ये लोग अंदर आते हैं तो अंदर 3 सोल्जर्स की लाशें थी, जिन्हें देखते हुए माइकी ने कहा, मुझे लगता है कि यूएई ने यूएस के ऊपर हमला किया है और अब वहाँ के लोग यहाँ की सारी पॉपुलेशन को खत्म करना चाहते हैं। इधर जो ब्लैक अमेरिकन था वो एक मरतबा फिर अपने रेडियो फोन से बाहर बचे सर्वाइवर से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन माइकी उसे रोक देता है और उसे कहता है, हो सकता है कि तुम्हारे ही इस रेडियो फोन की वजह से दुश्मनों को हमारा पता चला हो और अब भी इसी रेडियो फोन की वजह से हम फंस सकते हैं, तुम उसे बंद कर दो। माइकी के कहने पर वो भी उसे छोड़ देता है। यहाँ अब ईवा वेंडी की मॉम के पास जाती है खाना और पानी लेकर, जो वेंडी की वजह से बहुत ज्यादा परेशान थी। इधर बाहर ये सब लोग मरे हुए सोल्जर्स के ऊपर से प्रोटेक्टिव सूट निकाल लेते हैं। 2 सूट तो डैमेज हो गए थे, लेकिन एक सूट ठीक था, जिन्हें पहनकर ये बाहर की दुनिया में जा सकते थे। ईवा कहती है, बाहर मैं जाऊंगी और अपनी आर्मी वालों को ढूंढकर उनसे मदद लेकर यहाँ आऊंगी, लेकिन ये लोग ईवा के बाहर जाने पे राजी नहीं थे, क्योंकि सूट एक था। इनको लगता है कि ईवा सूट लेकर भाग जाएगी, तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये सब जोश को बाहर भेजेंगे, क्योंकि उसके एक दोस्त को सोल्जर्स के साथ लड़ाई के दौरान गोली लग गई थी और वो अभी भी यही है। इनको लगता था कि अपने दोस्त को बचाने के लिए वो वापस जरूर आ जाएगा। वो सोल्जर का प्रोटेक्टिव सूट पहनकर सोल्जर की ही गन लेकर बाहर निकलता है और देखता है कि इस बंकर के बाहर हर जगह टनल बना दी गई थी। वो इस टनल से होता हुआ
एक ऐसी जगह पर पहुंचता है जहां उसी के जैसे सूट पहने हुए काफी सारे लोग काम कर रहे थे। ये किसी किस्म की लैब लग रही थी जहां पर ये लोग रिसर्च कर रहे होंगे। जॉश ऑब्जर्व करने लग गया कि आखिर यहाँ पे ये कर क्या रहे होंगे। उसने देखा कि लैब में बच्चों के बाल रखे गए थे और काफी सारे कैप्सूल्स के अंदर बच्चों को कैद करके रखा गया था। ये सभी बच्चे बेहोश थे और इन्हीं बच्चों में वेंडी भी मौजूद थी। वेंडी को देखकर वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है और उसकी इस हरकत से यहाँ पर मौजूद बाकी लोग पहचान लेते हैं कि जोश उनकी टीम का मेंबर नहीं है। इससे पहले कि ये लोग उसे पकड़कर मार देते, जोश भागता हुआ अपने बंकर की तरफ आता है। लोग उसका पीछा भी करते हैं, लेकिन जल्दी से जोश बंकर के अंदर आकर ये लोग अपना बंकर बंद कर देते हैं। जोश की हालत काफी बुरी हो रही थी, वो बहुत ज्यादा इमोशनल था, रो रहा था। वो सबको बताता है कि बाहर कुछ नहीं बचा। रेडिएशन से बचने के लिए टनल में लोग रह रहे हैं और बाहर बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट भी किए जा रहे हैं। वो अब रोता हुआ वेंडी की मॉम को देखता है और उनसे सॉरी कहता है, क्योंकि वो वेंडी को लाने में नाकाम रह गया था। अभी वो ये बात ही कर रहा था कि इन्होंने देखा बाहर से इनके बंकर को दरवाजे को कोई वेल्ड कर रहा है, यानी इनके आने जाने की आखिरी उम्मीद भी इन लोगों ने बंद कर दी। माइकी परेशान था, वो नहीं जानता था कि बाहर लोग कौन हैं और इनसे क्या चाहते हैं। खैर कुछ दिन और गुजर जाते हैं। अब जिन सोल्जर्स को इन्होंने मारा था उनकी डेड बॉडीज अभी तक यही बंकर में ही थी, जिस वजह से बंकर पूरी तरह स्मेल से भर गया था। इन्हें अगर यहाँ जिंदा रहना था तो इन बॉडीज को ठिकाने लगाना था। ये लोग बंकर में ही एक गड्ढा करके उसमें डेड बॉडीज को दफन कर देते हैं। लाशों को ठिकाने लगाने के बाद इनकी काफी सारी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई थी, लेकिन हर गुजरते दिन और हफ्तों के साथ इनके सामने नई प्रॉब्लम आ जाती थी। अब इनके पास इनका खाना खत्म हो गया था, भूखे पेट इन्हें काफी दिन गुजर गए। आखिर ईवा को याद आया कि इस बंकर में एक ऐसा कमरा भी है जिसके अंदर सिर्फ माइकी जाता है, उसके अलावा कोई नहीं जा सकता। ये लोग छुपकर माइकी से एक दिन सारे उसके कमरे में हल्ला बोल देते हैं, क्योंकि इनको लगता था कि माइकी ने जरूर वहाँ खाना छुपा कर रखा होगा। लेकिन इस कमरे में खाने पीने का कुछ नहीं था, बस एक दीवार पे काफी सारी अखबार की कटिंग्स लगी थी, उसकी एक फैमिली फोटो थी और ज्यादातर जंग की खबरें थी। ये लोग हैरान थे कि माइकी को जंगों में कितना इंटरेस्ट था और वो ऐसे अकेला इस बंकर में क्यों रहता था। अभी वो इस कमरे की सर्च कर रहे थे कि यहाँ पर माइकी आ गया और सब पर गुस्सा होने लगा और उसने सबसे पूछा कि आखिर तुम लोग यहाँ कर क्या रहे हो। सबने कहा हम खाने की तलाश में आए हैं। तब माइकी ने जवाब दिया, अगर मेरे पास खाना होता तो मैं तुम लोगों के साथ जरूर बांटता, जैसे पहले बांटता आ रहा हूँ। मैं भी तुम लोगों की तरह ही भूखा हूँ। लेकिन किसी को भी अब माइकी की बातों पे यकीन नहीं था। वो फैसला करते हैं कि आज के बाद वो माइकी के साथ मिलकर इसी कमरे में रहेंगे। यहीं पर हम वेंडी की मॉम को जोश से काफी क्लोज देखते हैं। असल में उसे अपनी बेटी की जुदाई के गम से उभरने के लिए कोई साथी चाहिए था और जोश इसमें उसकी मदद कर रहा था। ये सब तो ठीक था, लेकिन यहाँ के बाकी लोगों के लिए हर गुजरते दिन के साथ मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। खाने की तंगी ने इन्हें बहुत ज्यादा परेशान कर दिया था। तब एक ब्लैक अमेरिकन ने एक प्लान किया। हम देखते हैं कि उसके पास एक गन थी, क्योंकि वो एक सिक्योरिटी ऑफिसर था। वो गन लेकर खामोशी से अकेले में माइकी के कमरे में चला जाता है और उसके ऊपर गन तान देता है, क्योंकि उसने माइकी के कमरे में एक सीक्रेट दरवाजे को नोटिस किया था और उसे लगता था कि इस दरवाजे के पीछे जरूर खाना होगा। शायद वो ठीक भी था। वो जबरदस्ती उससे ये दरवाजा खुलवा रहा था कि तभी माइकी ने होशियारी दिखाई और उसके हाथ से उसी की गन छीनते हुए उसे ही मार डाला। ईवी जो इस ब्लैक अमेरिकन का पीछा कर रही थी, उसने ये सब अपनी आंखों से देखा और शोर मचाकर सबको यहाँ बुला लिया। अब सब लोग ये बात जान चुके थे कि इस सीक्रेट दरवाजे के पीछे खाना है, जिसका कोड जब वो माइकी से पूछते हैं तो माइकी उन्हें नहीं बताता। इसीलिए अब ये लोग माइकी को चेयर से बांध देते हैं और उसे टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। जब माइकी इस टॉर्चर से थक जाता है तो आखिर वो उस दरवाजे का कोड बता ही देता है और देखने को मिलता है कि सच में उसके पीछे बहुत सारा खाना था। इनके पास अब तकरीबन 1 महीने की खाने की सप्लाईज आ गई थी। एक मसला हल हुआ ही था कि दूसरा सामने आ गया। बाहर की रेडिएशंस अब अंदर फैलने लगी थी और इनके दिमागों पर असर करने लगी थी। ऐसे में जोश और उसके दोस्त के अंदर बहुत ज्यादा एग्रेशन भरा आया। इन लोगों ने सब लोगों को बाहर निकाल कर सप्लाईज वाले कमरे में कब्जा कर लिया और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए वो वेंडी की मोम को अब्यूज करने लगे। यहाँ पर बस एक ही लड़के की कंडीशन ठीक थी, जोश का भाई जिसे गोली लगी थी, और वो अच्छा भी था। वो ईवा की मदद कर रहा था स्टेबल रहने में। माइकी को आज तक इन्होंने बांध रखा था, जिसने इन सबको शेल्टर दिया था। वो ईवा की मिन्नतें करता है कि प्लीज मुझे खोल दो, मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें खाने के बारे में बताने वाला था, पर वो सब उससे पहले ही हो गया। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं तो मैं तुम्हें एक और राज बताता हूँ। सप्लाईज वाले रूम में मेरी एक गन भी है, अगर तुम चाहो तो वो ले सकती हो
उसकी मदद से तुम जोश और उसके दोस्त की मनमानी भी खत्म कर पाओगी और उनकी गुलामी से भी आजादी मिल जाएगी। ईवा को माइकी पर यकीन तो नहीं था, लेकिन वो गन उसे चाहिए थी, इसीलिए वो उस लड़के को अपने साथ मिलाती है जो उसका हाथ पकड़कर उसे बंकर में लेकर आया था। ये दोनों प्लान करते हैं कि वो लड़का सप्लाईज वाले रूम में जाएगा गन लेने के लिए और ईवा पीछे से जोश और उसके दोस्त का ध्यान भटकाएगी। अंदर रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ जोश और उसके दोस्त पूरी तरह पागल हो चुके हैं। उन्होंने अपने बाल भी काट लिए, यहाँ तक कि उन्होंने वेंडी की मॉम को भी मार डाला है और इसके बाद भी वो उसकी डेड बॉडी को यूज करते हैं। ईवा जब अंदर आई तो वेंडी की मॉम की ये हालत देखकर बुरी तरह डर गई। इससे पहले कि ईवा कुछ करती या यहाँ से चली जाती, वो देखती है कि जोश सप्लाईज वाले रूम की तरफ बढ़ रहा था। उसने जोश का ध्यान भटकाने के लिए उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही जोश ने अपनी लिमिट्स क्रॉस की तो उसने जोश को दूर कर दिया और इससे जोश को बहुत गुस्सा आया। उसने ईवा के ऊपर हमला किया और उसके साथ जबरदस्ती करने लग गया। इतने में ही हमने देखा कि ईवा के साथी ने गन भी हासिल कर ली थी, जिसे वो लेकर बाहर आ गया। अभी वो गन लेके बाहर निकला ही था कि उसके सामने जोश का दोस्त आ गया, जिसके ऊपर उसने एक गन तान दी। यहाँ जोश जो ईवा के साथ बुरा करने की कोशिश कर रहा था, तभी ही ईवा को उससे जोश के भाई ने ही आके बचा लिया और ऐसे में ही ईवा का दूसरा साथी जोश के दोस्त को गन पॉइंट पे लिए उसके सामने आ गया। बंदूक अभी भी उस लड़के के हाथ में थी। ईवा जोर से चलाई कि जोश को मार दो, लेकिन वो घबरा गया। उसने गोली तो चलाई, लेकिन वो जोश के बजाय जोश के अच्छे भाई को लग गई और वो वहीं मर गया। घबराहट में उसके हाथ से गन भी गिर गई थी। जोश का साथी अब जल्दी से इस लड़के के ऊपर हमला कर देता है और इससे पहले कि अब वो कुछ भी करता, ईवा गन उठा लेती है और सामने वाले आदमी के ऊपर हमला करके उसे मार देती है। यहाँ जोश अपने भाई की मौत के गम में पागल हो चुका था, इसीलिए वो गुस्से में खड़ा होता है और ईवा के उस साथी को ही मार देता है जिसने गलती से उसके भाई को मारा था। वो ईवा को भी मारना चाहता था, लेकिन ईवा वक्त रहते ही भागकर माइकी के पास आ गई और उसने माइकी को खोल दिया अपनी मदद के लिए। माइकी ने आजाद होते ही दूर से आते हुए जोश के ऊपर गोली चला दी और मरने से पहले जोश ने भी यहाँ पर आग लगा दी ताकि उसके साथ साथ ईवा और माइकी भी मर जाएं। अब बंकर में चारों तरफ आग फैल रही थी, बचने का कोई रास्ता नहीं था। तभी ईवा को याद आया कि एक मर्तबा माइकी ने उसे बताया था कि इस बंकर से बाहर जाने का एक रास्ता है जो सीवरेज से होकर गुजरता है। वो भागकर जाती है और इस बंकर में मौजूद एक प्रोटेक्टिव सूट उठाकर जल्दी से पहन लेती है। माइकी के आने से पहले जिस कमरे से इन्हें भागना था उसका दरवाजा ईवा ने पहले ही बंद कर दिया था। माइकी बाहर से उसे खड़काता रहा, लेकिन ईवा ने खोला नहीं और इस तरह माइकी समझ गया कि अब उसका आखिरी वक्त आ गया है। वो आखिरी वक्त में अपनी वाइफ और बेटी को याद करता है, जबकि यहाँ ईवा को दिखाया जाता है जो सीवरेज लाइन के जरिए अब बाहर निकलने में कामयाब हो चुकी है। बाहर आते ही उसने एक खौफनाक मंजर देखा, तबाही का। चारों तरफ धुआं ही धुआं था, आलूदगी के बादल बने हुए थे। ये शहर अब पूरी तरह तबाह हो चुका था और उसे कहाँ जाना था ये भी उसे नहीं मालूम था। और बस यही सब तबाही दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।